कहानी की शुरुआत होती है एक घने और विशाल जंगल से, जहां ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं चारों ओर फैली हुई थीं। एक रात आसमान से एक अनजान वस्तु तेजी से धरती की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। वो किसी उल्कापिंड जैसी लग रही थी, जो सीधा पहाड़ की चोटी पर जाकर जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। पहाड़ की ऊंचाई पर कुछ जानवर दिखाई देते हैं, जिनमें एक हिरण भी शामिल था। वो शांति से वहां अपना खाना खा रहा होता है। तभी अचानक पीछे से एक अजीब टेंटिकल्स वाला जीव उसके पास आता है। उसका शरीर बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा दिखता है और वह हिरण पर हमला कर देता है। यानी उसी उल्कापिंड के अंदर से यह खतरनाक एलियन जीव धरती पर आ चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो कपल्स दिखाए जाते हैं, जिनका नाम हैरी और रूथ था। हैरी और रूथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कई सालों से रिलेशनशिप में थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों के बाद भी दोनों ने शादी नहीं की थी। शायद दोनों को अभी तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। फिलहाल वो दोनों एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे, जहां वो कैंपिंग करने वाले थे। रूथ और हैरी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा थक चुके थे। रोज का वही काम, वही तनाव। इसी टेंशन को दूर करने के लिए दोनों ने सोचा कि कुछ दिन नेचर के बीच बिताए जाए। जिस माउंटेन पर वो जा रहे थे वही जगह थी जहां वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट आसमान से गिरा था। यानी साफ था कि अब उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हुए हैरी और रूथ रास्ते में एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, जो पहाड़ के नीचे की तरफ था। वहां दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और कुछ खाना पैक करवा लिया, ताकि कैंपिंग साइट पर पहुंचकर आराम से खा सकें। दोनों वहां शांति से बैठे हुए थे। तभी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो काफी डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने हैरी और रूथ को देखा, वह बार बार कहने लगा, माउंटेन के ऊपर कुछ गिरा था। वो बहुत तेजी से आया और पहाड़ के अंदर गायब हो गया। अब हैरी और रूथ उस बच्चे की बातों को समझ ही नहीं पाए। तभी बच्चे की माँ उसे पुकारती है और वह डरकर तुरंत दूसरी ओर भाग जाता है। हैरी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए रूथ से कहता है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी अपने दिमाग में कहानियां बना लेते हैं जो असल में होती ही नहीं, इसलिए उसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूथ तो पहले से ही डरी हुई थी और अब उस बच्चे की बात सुनकर उसका डर और बढ़ गया। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद दोनों कार में बैठते हैं। रूथ अब भी चिंतित थी कि यह जगह सुरक्षित है या नहीं। हैरी उसे समझाते हुए कहता है, मैं पहले भी कई बार यहाँ कैंपिंग के लिए आ चुका हूँ, यहाँ किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वह रूथ को उसके प्रोफेशन का उदाहरण देते हुए कहता है, तुम एक सर्फर हो, है ना? पानी के अंदर कई खतरनाक चीजें होती हैं, फिर भी तुम सर्फिंग छोड़ती नहीं। बस यही बात यहाँ भी है। हम यहाँ मजे करने आए हैं। अगर डरते रहेंगे तो कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हैरी की बातें सुनकर रूथ थोड़ा शांत होती है और आखिरकार जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों उस माउंटेन पर साथ में कैंपिंग करने जा रहे थे। रूथ दरअसल यहाँ सिर्फ हैरी की वजह से आई थी, क्योंकि कैंपिंग का शौक तो हैरी को था। उसी ने रूथ को मनाया था कि वो उसके साथ चले। रूथ भी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वह मान गई और उसके साथ आ गई। दोनों ने कैंपिंग के लिए सारा जरूरी सामान ले लिया था और अब वे माउंटेन की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रूथ को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे दिख रहा था कि जंगल में एकदम सन्नाटा है, न किसी जानवर की आवाज, न कीड़ों मकोड़ों की भनभनाहट। आमतौर पर जंगल में हर तरफ से आवाजें आती रहती हैं, लेकिन यहाँ मानो सब कुछ ठहर गया हो। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हवा में ज्यादा नहीं हिल रहे थे। रूथ इन सब बातों को ध्यान से देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। काफी देर चलने के बाद हैरी और रूथ को एक खुला इलाका नजर आया। हैरी के मुताबिक वो जगह कैंपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा सामान निकाला और कैंपिंग की सारी तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर तक रूथ चुपचाप बैठी उदास महसूस कर रही थी, लेकिन हैरी तो हर चीज में माहिर था। वो उसे हंसाने लगा और उसे कैंपिंग की कई टेक्निक्स सिखाने लगा। फिलहाल हैरी ने रूथ का मूड ठीक करने के लिए उसे कई मजेदार जोक्स सुनाए और वो हंसने लगी। धीरे धीरे उसका डर भी खत्म हो गया और उसे अब ऐसा लगने लगा कि वो फॉरेस्ट के बीच भी सेफ है। दोनों ने वहाँ खूब मजे किए, अपना डिनर तैयार किया और खाकर खत्म किया। रात हो चुकी थी, टेंट लग चुका था और अब दोनों सोने चले गए। रात गहरी थी, लेकिन फिर भी बाहर अजीब सा सन्नाटा था। किसी जानवर या हवा की भी आवाज नहीं आ रही थी। इसी वजह से रूथ को बेचैनी महसूस हुई और आधी रात में उसकी नींद खुल गई। अब यह बात तो तय है कि आधी रात को उठना किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता, क्योंकि डरावनी कहानियों में ज्यादातर अजीब घटनाएं मिडनाइट पर ही होती हैं। तो सीधी बात है कि हमें सोते रहना चाहिए ताकि कोई खतरा पास ना आए। लेकिन अगर ऐसा होता तो कहानी पूरी कैसे होती? इसलिए रूथ बाकी हॉरर कैरेक्टर्स की तरह टेंट से बाहर निकलती है, ये देखने के लिए कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे सामने कुछ पेड़ पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं। वो थोड़ी सी रोशनी लेकर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक हिरण खड़ा है। हिरण आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, इसलिए रूथ ज्यादा डरी नहीं। लेकिन रूथ ने नोटिस किया कि उसके पीछे से कुछ और गुजरा है। उस चीज की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। अचानक पीछे से किसी ने रूथ को टच किया। वो पलट कर देखती है तो सामने हैरी खड़ा था, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था, क्योंकि वो आधी रात को टेंट से निकल गई थी। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं और
वापस टेंट में लौट जाते हैं। रात बाकी शांतिपूर्वक गुजरती है। सुबह होते ही दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उनका टारगेट था माउंटेन के टॉप तक पहुंचना, जहां हैरी कुछ खास दिखाना चाहता था। घंटों चलने के बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचते हैं। हैरी ने रूथ की आंखें बंद करवाईं और धीरे धीरे खुलवाते हुए कहा, अब देखो। और जैसे ही रूथ ने आंखें खोली, सामने एक खूबसूरत ओशियन व्यू था। आसमान से मिलता हुआ नीला पानी, बिल्कुल किसी ड्रीम जैसी जगह। यह नजारा देख रूथ बहुत खुश हो गई। दोनों मिलकर उस पल को एंजॉय करने लगे। लेकिन असल बात यह थी कि हैरी सिर्फ उसे ये व्यू दिखाने नहीं लाया था। उसके पास रूथ के लिए कुछ खास था। उसने धीमे स्वर में कहा, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी सब कुछ बदल गया था। मैं खोया हुआ था, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। इतना कहते ही हैरी ने अपनी जेब से एक रिंग निकाली और घुटनों पर बैठकर रूथ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रूथ ये सब देखकर खुश तो होती है, लेकिन साथ ही बेहद शौक में भी आ जाती है। दरअसल रूथ को एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर वो किसी अनजान या अचानक हुई चीज को देख लेती है तो उसे तेज एंग्जाइटी होने लगती है। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। उसका सिर घूमने लगा और वह घबरा गई। तुरंत उसने अपने बैग से एंग्जाइटी पिल्स निकाली और खा ली। थोड़ी देर बाद जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। रूथ जानती थी कि उसका यह डिसऑर्डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा और वह नहीं चाहती थी कि हैरी उसकी इस परेशानी में फंस जाए। इसलिए मन न होते हुए भी उसने हैरी के प्रपोजल को मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। हैरी ने इस बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत ठेस पहुंची। उसने कभी सोचा भी नहीं था जो लड़की सालों से उसके साथ है वही उसे ना कह देगी। वह टूट गया और धीरे धीरे उस जगह से दूर चला गया। रूथ को भी थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसने गलत किया। दोनों अब एक ही कैंप साइट पर थे, लेकिन एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर चुके थे। दोनों के मन में एक ही सवाल था, इतने सालों का रिश्ता शादी में क्यों नहीं बदल सका। रूथ ने ठान लिया कि वो हैरी से बात करेगी और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगेगी। लेकिन जब वो उसके पास गई, हैरी बहुत गुस्से में था और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पूरी रात दोनों की नाराजगी में ही बीत गई। सुबह जब रूथ की नींद खुली तो उसने टेबल पर एक नोट देखा जो हैरी का था। उसमें लिखा था कि वो थोड़ी देर के लिए वॉक पर जा रहा है, लेकिन जल्द लौट आएगा। रूथ वहीं कैंप पर उसका इंतजार करने लगी। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था और अब वो सिर्फ माफी मांगना चाहती थी। उसे भरोसा था कि हैरी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन इंतजार के बीच रूथ को अचानक आसपास से एक अजीब सी गंध आने लगी। वो उस बदबू की दिशा में चली और जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली और काली होती गई। तभी उसने देखा सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वो एक मरा हुआ हिरन था जिसकी पूरी बॉडी पर काले रंग का कोई अजीब सा सब्सटेंस चिपका हुआ था। रूथ को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चीज है, लेकिन उसकी स्मेल इतनी तेज थी, दूर तक फैल रही थी। थोड़ी ही देर में हैरी वहाँ पहुँच गया। रूथ ने उसे उस मरे हुए हिरन के बारे में बताया। हैरी तुरंत रूथ को वहाँ से लेकर चला गया। उसका मानना था कि यह किसी तरह के इंसेक्ट्स का असर है जो मरे हुए जानवरों के शरीर को जलाने का काम करते हैं। दोनों कैंप पर वापस आ गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने एक दूसरे से बात शुरू की और पिछली रात की नाराजगी के लिए सॉरी कहा। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल को एंजॉय करने लगे। उन्होंने एक वादा किया, चाहे जो भी हो अब वो हमेशा साथ रहेंगे। सुबह होते ही हैरी ने नाश्ता तैयार किया ताकि उनकी बॉडी एनर्जी में बनी रहे। इस बीच रूथ को जोरदार अनकंफर्टेबल होने लगा। उसने हैरी से कहा कि वो थोड़ा टहल कर आती है ताकि फ्रेश महसूस कर सके। हैरी ने उसे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन कहा कि ज्यादा दूर मत जाना। रूथ धीरे धीरे पास वाले इलाके में चलने लगी। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में हल्की ठंडक थी। चलते चलते उसकी नजर कुछ बेहद खूबसूरत फूलों पर पड़ी। वो फूल इतने अनोखे थे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनकी सुगंध भी बहुत अलग थी। वो उन फूलों को देखकर खुश हो गई और उनमें से कुछ फूल तोड़कर अपने साथ रख लिए ताकि हैरी को दिखा सके। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक गुफा पर पड़ी। गुफा के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हल्की गुनगुनाहट या कंपन। रूथ को जिज्ञासा हुई और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। गुफा के अंदर नीले रंग की रोशनी जैसी चमक दिखाई दे रही थी जो दीवारों पर पड़ रही थी। रूथ को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, पर उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। इसलिए उसने थोड़ा हिम्मत जुटाया और बिना हैरी को बताए गहरी सांस लेकर उस गुफा के अंदर चली गई। अंदर एकदम सन्नाटा था। बस ऊपर से हल्की सी सूरज की किरणें गुफा में पड़ रही थीं, जिससे अंदर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब रूथ को वही ब्लू सब्सटेंस दिखता है जो उसने बाहर देखा था। पास जाकर ध्यान से देखने पर पता चला ये कोई लिक्विड टाइप मटेरियल है जो बहुत अजीब तरीके से ग्लो कर रहा था। रूथ ने एक स्टिक से उसे टच करके चेक किया, लेकिन तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई। जब वो पलटी तो सामने जो उसने देखा उसे देखकर रूथ के होश उड़ गए। वो घबरा गई और जोर से चीखने लगी, लेकिन उसी मोमेंट के बाद से किसी को पता नहीं चला कि रूथ के साथ क्या हुआ। काफी देर बीत गई। हैरी अब तक उसका वेट कर रहा था, लेकिन रूथ वापस नहीं आई। वो चिंतित हो गया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ रूथ गई थी। चलते चलते उसे वही गुफा दिखाई दी, लेकिन हैरी को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सामने की तरफ
ही रूथ खड़ी थी, एकदम अजीब और खाली निगाहों से देखती हुई। हैरी फौरन उसके पास पहुंचा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पर रूथ चुप रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो किसी और ही सोच में खो गई हो। हैरी को लगा शायद उसे फिर से एंग्जाइटी अटैक हुआ है, इसीलिए उसने बात को वहीं खत्म किया और रूथ को लेकर वापस कैंपिंग साइट पर चला आया। वो दोनों खाना खाकर टेंट में सो गए, लेकिन रात के बीच में हैरी की नींद खुल गई। उसने देखा कि रूथ टेंट में नहीं है। वो एक मशाल लेकर जंगल में उसे ढूंढने लगा। हर तरफ रूथ का नाम पुकारता हुआ आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा रूथ सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक नाइफ था। हैरी डर गया और बोला, तुम आधी रात को जंगल में ये चाकू लेकर क्या कर रही हो? रूथ ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया, मुझे लगा कोई जंगली जानवर हमारे पास आ गया है, मैंने बस अपनी सेफ्टी के लिए ये पकड़ा है। वो दरअसल हैरी पर नजर रख रही थी, कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। हैरी ने जल्दी से रूथ को वापस टेंट में लाया और दोनों सोने चले गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, पूरी रात रूथ ने अपनी आंखें तक नहीं झपकाई। वो एक पल के लिए भी नहीं सोई। उसका बिहेवियर अब पहले जैसा नहीं रहा था और ये बदलाव ठीक उसी वक्त से आया था जब वो उस गुफा में गई थी और उसने वहाँ कुछ देखा था। वो रहस्यमयी चीज क्या थी, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अगले दिन जब दोनों अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे थे, रूथ पूरे रास्ते खामोश रही। उसका ये अजीब सा बर्ताव कई घंटों तक जारी रहा, लेकिन आखिरकार वो हैरी के पास आई और बोली उसे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफ कर दे। उसने कहा कि उसने हैरी के खूबसूरत प्रपोजल को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की थी और अपने डिसऑनर की वजह से उसे परेशान किया। फिर रूथ मुस्कुराकर बोली, अब वो सच में बहुत खुश है और हैरी से शादी के लिए तैयार है। ये सुनकर हैरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूथ ने कहा कि वो चाहती है कि हैरी उसे वैसे ही दोबारा प्रपोज करे, उसी खूबसूरत व्यू फ्रेम के सामने जहां उसने पहले किया था, ताकि वो उस पल को पूरी तरह महसूस कर सके। हैरी ने बिना देर किए रूथ को लेकर फिर से उस ओशियन व्यू पॉइंट पर पहुंचाया। हवा में ठंडक थी, माहौल बेहद शांत और खूबसूरत। हैरी ने मुस्कुराते हुए अपनी रिंग निकाली और रूथ की ओर बढ़ाया। रूथ ने रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी और वो लगातार हैरी को घूर रही थी। हैरी जैसे ही खड़ा हुआ, रूथ ने अचानक उसे जोर से धक्का दे दिया। वो सीधा नीचे की खाई में जा गिरा। ऊंचाई से गिरने और पत्थरों से टकराने के बाद हैरी की वहीं मौत हो गई। रूथ उस ऊंचाई से नीचे देखते हुए बस हैरी को निहारती रही। किसी को नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था या उसने ऐसा क्यों किया। ये सब एक रहस्य था जो जल्द ही सामने आने वाला था। हैरी के गिरने के बाद रूथ घबरा गई और बुरी तरह से जंगल के अंदर भागने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, न पानी पिया था, न नींद ली थी। थकान और सदमे की वजह से वो अचानक बेहोश हो गई और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद दो बुजुर्ग टूरिस्ट उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने रूथ को देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उसे उठाया और पानी पिलाया और देखा कि उसके सिर पर गहरी चोट है। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस लड़की को बचाएंगे। लड़की बहुत यंग लग रही थी और साफ दिख रहा था उसके साथ हाल ही में कुछ बुरा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब रूथ को होश आया तो उन्होंने पूछा कि उसे किसने मारा या क्या हुआ था, लेकिन रूथ ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। बुजुर्ग दंपति को लगा कि उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कैंपिंग साइट पर ले आए। रात होते होते उन्होंने उसे आराम करने दिया, खाना और पानी दिया ताकि वो थोड़ा सहज महसूस करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रूथ के अंदर कितने गहरे रहस्य छिपे हैं। वो दोनों उसके सामने बैठकर बातें करने लगे और रूथ चुपचाप उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद अचानक रूथ ने पास रखी एक चाकू उठा ली। बुजुर्ग दंपति घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद वो उन पर हमला करने वाली है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि रूथ का ध्यान किसी और दिशा में था। झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थीं और अगले ही पल वहाँ से कोई बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि हैरी था। अब ये सबसे चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि हमने साफ देखा था कि रूथ ने खुद हैरी को उस ऊंचाई से नीचे धक्का दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। फिर आखिर हैरी जिंदा होकर यहाँ कैसे आ गया? रूथ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगी, जबकि वो बुजुर्ग दंपति उसके सामने खड़े होकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। ओल्ड लेडी रूथ को लेकर किनारे हट गई, जबकि ओल्ड मैन आगे बढ़कर हैरी को रोकने की कोशिश करने लगा। हैरी जरा भी डरा नहीं था। वो सीधा उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और अचानक अपने हाथ से एक ब्लेड निकाल लिया। ये ब्लेड कहाँ से आया किसी को नहीं पता था। अगले ही पल उसने बेरहमी से उस तेज ब्लेड को उसके शरीर पर चला दिया। बूढ़े आदमी की बॉडी दो हिस्सों में बट गई थी। ये नजारा इतना भयानक था कि बूढ़ी औरत और रूथ दोनों की चीखें निकल गईं। रूथ डर के मारे पास के एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन जिसके हाथ में अभी भी वो ब्लेड था अब उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर रूथ बाहर नहीं आई तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। रूथ के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो डरते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकली, पर हैरी ने फिर भी दया नहीं दिखाई। उसने उस औरत को भी बेरहमी से मार दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह ब्लेड हैरी के हाथ में नहीं था, वो उसके शरीर से ही निकल रहा था। उसकी स्किन के अंदर से जैसे कोई
कोई नुकीली चीज बाहर आई हो। अब हैरी उसी ब्लेड के साथ रूथ के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? रूथ कांपते हुए सच्चाई बताने लगी। उसने कहा, जब मैं उस दिन जंगल में वॉक करने गई थी, मुझे एक गुफा मिली थी। उसके अंदर कुछ नीला चमकता हुआ लिक्विड था। मैं उसे देखने के लिए अंदर गई और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी चीख निकल गई थी। वो चीज कोई और नहीं बल्कि हैरी की असली डेड बॉडी थी। वो वही था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से काले पदार्थ से ढका हुआ था, जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ चिपका दिया हो। रूथ को तभी समझ आ गया था कि कोई या कुछ उसकी बॉडी को होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये दृश्य देखकर उसे बहुत तेज पैनिक अटैक आया और वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके सामने वही हैरी खड़ा था, पर वो हैरी नहीं था, वो कुछ और था जिसने हैरी के शरीर को अपना बना लिया था। रूथ ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने सामान्य रहने का नाटक किया ताकि वो दूसरा हैरी ये न समझ सके कि उसे सच्चाई का पता चल गया है। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं, पूरी तरह चमकदार नीली। वो गुस्से में बोला, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो तो तुम्हें भी मरना होगा। उसकी उंगलियों से वही नुकीली ब्लेड फिर बाहर निकलने लगी और वो रूथ की तरफ बढ़ा। रूथ घबरा कर पीछे हटने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो बोली, कृपया मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। हैरी रुक गया और उसी पल कुछ बदल गया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक पल के लिए दर्द और इमोशन झलकने लगे। वो शायद वही पुरानी यादें थीं जो असली हैरी के अंदर थीं। उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स, उसकी इंसानियत। ऐसा लग रहा था कि वो एलियन सिविलाइजेशन जो हैरी के शरीर को कंट्रोल कर रही थी, अब हैरी की यादों और उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रही थी। वो जानता था कि हैरी रूथ से कितना प्यार करता था और शायद यही वजह थी कि उसने रूथ को नहीं मारा। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रूथ की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह इंसान नहीं है, यह कुछ और है जो अब हैरी के शरीर में रह रहा है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और जैसे ही उसे मौका मिला वह वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो पूरे जंगल के बीचों बीच दौड़ रही थी, सांसें तेज, दिल डर से कांपता हुआ। लेकिन जब वो कुछ दूरी जाकर थकी हुई पीछे मुड़ी तो वही हैरी उसके सामने खड़ा था। बिना आवाज किए, बिना किसी हलचल के वो मुस्कुराने लगा, एक डरावनी मुस्कान के साथ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो रूथ, मुझसे दूर नहीं जा सकती। अब तुम मेरे साथ चलो जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ। रूथ अब पूरी तरह बेबस थी। उसे पता था असली हैरी मर चुका है और अब जो उसके सामने है वो किसी और दुनिया की प्राणी है जिसने हैरी की बॉडी को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। उसे लग रहा था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने बस समुद्र था और पानी के अंदर कई शार्क्स घूम रही थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो अचानक पलटी और अपने पास रखे चाकू से सीधा हैरी यानी उस एलियन होस्ट पर वार कर दिया। ब्लेड उसकी बाह को चीरता हुआ गया। बहुत गहरी चोट नहीं लगी पर खून बहने लगा। हैरी गुस्से में गरज उठा। उसी पल रूथ पीछे मुड़ी और तेजी से समुद्र की ओर भागी। वो एक बेहतरीन सर्फर थी, पानी उसका घर था। वो लहरों को चीरती हुई गहराई में चली गई, लेकिन एलियन हैरी भी उसके पीछे पानी में कूद गया। उसकी चोट से खून तेजी से बह रहा था और अब समुद्र की लहरें लाल होने लगी। रूथ को तुरंत एहसास हुआ यह खून शार्क्स को आकर्षित करेगा। सच में कुछ ही सेकंड में समुद्र की गहराई में हलचल हुई। कई विशाल शार्क्स उस दिशा में बढ़ रही थीं। वो हैरी के आसपास घूमने लगी और अगले ही पल उन्होंने उस पर हमला कर दिया। रूथ ने यह दृश्य देखकर एक पल को अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, वही बची है। वो हांफती हुई जंगल की ओर भागी और कुछ देर बाद उसी पुराने कैंप साइट पर पहुंच गई। वही जगह जहां वो पहले दो बूढ़े कपल्स से मिली थी, लेकिन अब वहां सब कुछ बिखरा पड़ा था। खाने पीने का सामान चारों ओर फैला हुआ था और जमीन पर उन दोनों कपल्स की लाशें थीं। रूथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए आसपास देखा। हर चीज वीरान थी, लेकिन फिर अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, गीली जमीन पर चलने की। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसकी सांसें थम गईं। वो हैरी था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर गहरे घाव थे, पर उसकी आंखों में अब इंसानियत की जगह सिर्फ काली चमक थी। वो धीरे से बोला, मैंने कहा था तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गई। जब रूथ को होश आया उसने खुद को एक अंधेरी गीली गुफा में पाया। उसके चारों ओर वही ब्लैक सब्सटेंस फैला हुआ था जो उसने पहले देखा था। उसके शरीर पर भी अब वही चिपचिपा पदार्थ लिपटा हुआ था, जैसे कोई जिंदा चीज उसे निगल रही हो। उसके सामने हैरी खड़ा था, पर वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर से टेंटिकल्स निकल रहे थे। रूथ ने देखा कि वही टेंटिकल अब उसके शरीर से भी जुड़ चुके हैं। वो दर्द से चीख पड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो डुप्लीकेट रूथ असली नहीं थी। वो अब वही एलियन था जिसने पूरी तरह से उसका रूप ले लिया था। उसके हाव भाव,
उसकी आवाज यहाँ तक कि उसकी मुस्कान तक एकदम वैसी थी। अब उस एलियन को असली रूथ की जरूरत नहीं थी। वो आगे बढ़ा और अपने हाथ से एक नुकीला नाखून निकाला और असली रूथ की तरफ झपटा। लेकिन तभी रूथ ने अपनी आखिरी चाल चल दी। उसे याद था वो एलियन अब उसकी सारी फीलिंग्स और इमोशंस महसूस कर सकता है, तो अगर वो अपने अंदर की एंजाइटी ट्रिगर करेगी तो वही एंजाइटी उस एलियन के अंदर भी जाएगी। रूथ ने आंखें बंद की और खुद को उस सबसे डरावने मोमेंट में ले गई। वही पल जब उसने हैरी को मरते देखा था, वही गुफा, वही खून। उसने जानबूझकर उस डर को और गहराई से महसूस किया। अगले ही पल डुप्लीकेट रूथ यानी एलियन जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही रूथ ने अपनी एंजाइटी ट्रिगर की, एलियन वाली रूथ यानी उसका डुप्लीकेट दर्द से तड़पने लगी। उसके शरीर से नीली रोशनी की लपटें निकलने लगीं और वो जमीन पर गिरकर झटपटाने लगी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे खुद एंजाइटी अटैक हो रहा हो। रियल रूथ ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने शरीर से वो ब्लैक सब्सटेंस बड़ी मुश्किल से हटाया और आखिरकार खुद को आजाद कर लिया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खत्म करना है इसे हमेशा के लिए। वो धीरे धीरे उस डुप्लीकेट रूथ के पास पहुंची जिसने अब लगभग हिलना बंद कर दिया था। रूथ ने पास पड़ी एक भारी सी चट्टान उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से उसका सिर फोड़ दिया। नीले रंग का खून चारों तरफ फैल गया और कुछ ही पलों में वो डुप्लीकेट रूथ वहीं पर खत्म हो गई। रूथ ने लंबी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। वो गुफा से बाहर निकली और सीधा अपनी कार तक पहुंची। उसने कार स्टार्ट की और पूरे स्पीड से जंगल से बाहर निकल पड़ी। उसे बस शहर तक पहुंचना था, किसी से मदद मांगनी थी। लेकिन तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक ठंडी विकृत सी आवाज आई, तुम मुझसे नहीं बच सकती रूथ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा हर जगह। रूथ के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने रेडियो बंद नहीं किया। अब वो डर नहीं रही थी, वो सिर्फ सोच रही थी कि अगली बार कैसे लड़ना है। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और दूर क्षितिज में सूरज की रोशनी नजर आने लगी। लेकिन तभी कैमरा आसमान की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कई मेटियोरॉइड्स आकाश से गिर रहे हैं, वही पहाड़ी इलाका जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए बाय।